अपन ने कल बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया था, है ना? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है एवरीवन? एक बार ऑनलाइन बच्चों कंफर्म कर दो। प्राइवेट प्लेसमेंट लिया था, उससे जस्ट पहले वाला टॉपिक लेने जा रही हूँ, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, सेक्शन नंबर 447 लेने जा रहे हैं अपन। हर जगह इसका जिक्र आया। कंपनीज एक्ट में कहीं भी कोई फ्रॉड होता है सीधे क्या बोलते हैं, सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी। तो वैसे अपने करिकुलम का पार्ट नहीं था, अपने फाइनल में आना चाहिए था, लेकिन ये बार बार जगह जगह हो रहा है ना यूज़, इस वजह से आईसीआई ने इसको यहाँ पर अपने कोर्स में डाल दिया। सेक्शन 447 में हमें बताया है कि फ्रॉड आखिर होता क्या है। एक तरीके से बताऊं, ये फ्रॉड की डेफिनेशन जो है ना, ये कंपनीज एक्ट में दी हुई डेफिनेशन है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली डेफिनेशन से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे फ्रॉड का मतलब क्या है, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कोई भी ऐसा काम करना, एक्ट मतलब काम करना, ओमिशन मतलब ऐसी कोई भूल करना, या फिर फैक्ट्स को छिपाना, या फिर अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना, अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना, किसी पर्सन के द्वारा या मिली भगत करके किसी के थ्रू करवाना, विद एन इंटेंट टू डिसीव, इरादा क्या है, धोखा देना, या फिर अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज उठाना। फ्रॉम और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ, जिससे कि नुकसान पहुंचाया जा सके, किसको, कंपनी को, उसके शेयर होल्डर्स को, उसके क्रेडिटर्स को, सो एज टू इंजर द कंपनी, इट्स शेयर होल्डर्स और इट्स क्रेडिटर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉन्गफुल गेन या लॉस हुआ है या नहीं हुआ। आप याद करो, क्रिमिनल लाइबिलिटी जब लगती थी ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि लॉस और डैमेज हो, वहाँ तो सिर्फ धोखा देने का इरादा हो, इतना ही काफ़ी होता है। तो वेदर और नॉट देयर इज़ रॉन्गफुल गेन और लॉस। दो छोटी छोटी डेफिनेशन और दी इन्होंने हमें, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल गेन मतलब होता है कि अनलॉफुल मीन्स है, गलत तरीके से आपने किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक ले लिया, जबकि आपका वहाँ पर कोई लीगल एंटाइटलमेंट हक था ही नहीं। आपने गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी में हक ले लिया जबकि आपका अधिकार बनता ही नहीं था, तो उसको बोला जाता है रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से अधिकार हासिल कर लिया। और रॉन्गफुल लॉस, गलत तरीके से आपका हक छीन लिया गया जबकि आपका अधिकार बनता था, उसको बोलते हैं रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन या लॉस हो या ना हो, क्रिमिनल लाइबिलिटी तो बनती है।
क्या क्या चीज़ें सामने आई, ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसी कोई भूल करते हैं, जानबूझ के फैक्ट्स को छिपाते हैं या पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं। इरादा क्या है? धोखा देना। किसको? कंपनी को, उसके शेयर होल्डर्स को या उसके क्रेडिटर्स को, चाहे उन्हें रॉन्गफुल गेन या लॉस हो या ना हो, तो उसे फ्रॉड में कवर किया जाएगा। फ्रॉड में कवर करेंगे तो सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 447 की जो पेनल्टी है उसको इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? देखो, अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, इनसे कम है अमाउंट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो छोटे लेवल का फ्रॉड है। छोटे लेवल का फ्रॉड है तो वहां पर क्या लगेगी? फाइन लग सकता है। कितना? 50 लाख का। जेल कितनी? 5 साल की। और वर्ड आ रहा है, ये एंड हटा देना। और का मतलब क्या है? इन दो में से एक में भी आप बच सकते हो। जैसे आप जेल नहीं जाना चाहते तो आप फाइन दे दो, आप बच जाओगे, ये ऑप्शन होता है। क्यों? छोटे लेवल का क्राइम है। लेंगा अभी तो 3 गुना लगाएगा। फ्रॉड की पेनल्टी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रॉड की पेनल्टी बहुत ज़्यादा होती है और जेल जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हुआ ना तो 3 साल से 10 साल की जेल है यहाँ पर। देखो क्या दिया इसके अंदर, ये पहला पॉइंट समझ में आया ना? पब्लिक विच एवर इज लोअर पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व। साफ साफ पता चल गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है पॉइंट नंबर 1 में तो उस पर भी पॉइंट नंबर 3 लग जाएगा। ये सिर्फ कब है? जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और फ्रॉड का लेवल छोटा है तो वहाँ पर कितना लगाया इन्होंने? 50 लाख रुपए का फाइन और कितने साल की जेल हो सकती है? अप टू 5 ईयर्स। अप टू 5 ईयर्स। अप टू 50 लाख है, इससे कम किया जा सकता है। इसके अंदर अंदर कोई भी लिमिट लगाई जा सकती है। अब क्या बात करेंगे? अगर मान लो बड़े लेवल का फ्रॉड है, मतलब 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा का फ्रॉड है और लेकिन इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या लगेगा तुम्हारा? देखो, जितना फ्रॉड किया उतना मिनिमम कितना लगेगा फ्रॉड का अमाउंट, और मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मिनिमम कितना? जितना फ्रॉड किया उतना, और मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। और दूसरी तरफ क्या लिखा है? मिनिमम कितना? 6 महीने की जेल और मैक्सिमम कितना? 10 साल की। और वर्ड क्या है? एंड। मतलब ये और ये दोनों लगेंगे, यहाँ बचने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऊपर वाला ये कहता है कि अ फ्रॉड विच इज़ लेस देन 10 लाख रुपीज़ और 1% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, वो वहाँ पे गया। फिर इसने बोला 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा है तो वो आ गया सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। और अगर इन दोनों में से किसी केस में भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, एक्ट 2 लिखा हुआ है लेकिन ये 1 इंक्लूड करता है, क्योंकि 1 में क्या लिखा था? पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते ही पॉइंट नंबर 3 लगता है। वो पेनल्टी बिल्कुल सेम है जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में पड़ी है, बस अंतर क्या आ जाएगा? 6 महीने की जगह कितना हो जाएगा? 3 साल। 50 लाख ही आ रही है अभी मॉड्यूल में, तो ये लिमिट देखते हैं और चेक कर लेते हो एक बार। आपकी मॉड्यूल में अभी 50 लाख आ रही है ना? देखती हूँ एक बार और चेक कर लेते हैं, और ऐसे कोई चीज़ है तो। सब्सटीट्यूटेड फॉर है बेटा, पहले हुआ करती थी ये लिमिट, पहले ये लिमिट हुआ करती थी। सब्सटीट्यूटेड फॉर पहले 20 लाख होता था, अब ये क्या कर दिया है? 50 लाख। वही मैं सोचूं, ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई अमेंडमेंट आया नहीं। 50 लाख ही याद रखना है आपको। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। तो 50 लाख रुपए या फिर 5 साल तक की जेल हो सकती है छोटे लेवल के फ्रॉड में। बड़े लेवल का फ्रॉड है तो पेनल्टी कितनी फाइन दिया है? कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो 6 महीने से 10 साल, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। पेनल्टी याद करनी है, 447 की पेनल्टी याद करनी है, ये स्केपेबल नहीं है। या मैं ऐसे ही बोल देती हूँ आपको, पेनल्टी की रीडिंग लगा लो, कहती हूँ ना, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ याद कर लेना। 447 की पेनल्टी आपको याद करनी है। हो जाएगा बेटा ये? एक इससे पहले टॉपिक आ रहा है एक्शन बाय इफेक्टेड पर्सन। एक्शन बाय इफेक्टेड पर्सन से पहले लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा 36 सेक्शन नंबर 36। देखो 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी थी,
35 में सिविल लाइबिलिटी थी। अब क्या पढ़ने जा रहे हो? सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट द मनी। आप फ्रॉड करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हो कि वो क्या करे? इन्वेस्ट करे सिक्योरिटीज में। फ्रॉड्यूलेंटली इन्वेस्टिंग इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट द मनी, प्रोविजन इज स्टेटेड एज अंडर। क्या दिखा है देखो, कोई भी पर्सन जो या तो जानबूझ के या निग्लिजेंटली ऐसा कोई स्टेटमेंट बोलता है, ऐसी कोई प्रॉमिस देता है, या ऐसा कोई फोरकास्ट मतलब आपको बताते हैं 2 साल बाद तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप ये करवा लोगे ना तो आपको लैपटॉप फ्री देते हैं। प्रलोभन देना आपको इस तरीके से, जैसे इंश्योरेंस वाले नहीं होते, कहते नहीं है कि आप ये पॉलिसी इस तरीके से करवा लोगे आपको ऐसा हो जाएगा, इतने साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, कहते हैं ना। या आपके जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इवन जो आपके ये आपके CNBC वाले एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो भी नहीं बताते हैं क्या कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना भाग सकता है शेयर्स आपका। तो आप इंड्यूस कर रहे हो एक तरीके से दूसरों को उस स्टेटमेंट द्वारा कि वो क्या करेंगे, वो आपकी या तो सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, या आपने कंपनी के प्रोमोटर है, उनकी होल्डिंग सपोज करो है 40%, वो अपनी होल्डिंग जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में खबर फैला देंगे कि ना शेयर्स खराब जा रहे हैं, ये है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, अब प्राइस डाउन होगा खुद खरीद लेंगे। अपना क्या किया इन्होंने, एक तरीके से अपना शेयर बढ़ा लिया। लोगों को प्रेरित करते हैं या तो वो सिक्योरिटीज़ खरीद ले, अक्वायर कर ले, या फिर डिस्पोज ऑफ कर ले, ठीक है। इस तरीके के लिए अपन बोला जाता है knowingly or recklessly makes a statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading, या फिर जानबूझ के, deliberately मतलब जानबूझ के कंसील कर लेते, छिपा लेते कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे इंड्यूस होकर के दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हैं कि आप एंटर करो। क्या करना है एंटर आपको? या तो आप शेयर्स खरीदो, या फिर क्या करो, उनको डिस्पोज ऑफ कर दो, या तो आप अपनी कंपनी का शेयर्स लोग खरीदे, इसके लिए उनको झूठे प्रलोभन दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से कंपनी के बारे में गलत बोल रहे हो ताकि लोग जो है ना अपने शेयर्स बेच दे और आप खरीद लो, डिस्पोजिंग के लिए उनको कर रहे हो, ठीक है। या फिर वो आपके शेयर्स को अंडरराइट कर ले। आगे क्या बोला? एनी एग्रीमेंट, द पर्पज ऑफ प्रिटेंडेड पर्पज इज टू सिक्योर द प्रॉफिट टू एनी पार्टीज फ्रॉम द यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज, फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। फ्यूचर ऑप्शन होते हैं ना, कॉल पुट वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से इतना लाभ मिल जाएगा, इतना आपको बेनिफिट गेन हो जाएगा। झूठ बोल करके ये सब काम करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है। या फिर एग्रीमेंट विद अ व्यू टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से लोन मिल जाए इसलिए आप झूठा स्टेटमेंट बोल रहे हो, बैंक को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो शॉर्ट में बोलूँ क्या है, शॉर्ट में सिर्फ इतना है कि आप फ्रॉड्यूलेंटली किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि वो या तो आपकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर ले, या सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दे, या आप उसे बोल रहे हो कि आपको फ्यूचर में ऐसा करोगे तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से ये प्रॉफिट हो जाएगा, या आप बैंक वालों को झूठे स्टेटमेंट बोल रहे हो जिससे वो आपको लोन वगैरह दे दे। तो यहाँ पे भी कौन सी पेनल्टी लगनी है? सेक्शन 447 की पेनल्टी कौन सी लगेगी? सेक्शन 447 की। ऐसा कई बार नहीं होता क्या कि आपको इस तरीके के झूठे प्रलोभन देकर के फंसाया जाता है, और क्या कहा जाता है, ठीक है सर, थैंक यू। ये वाला सेक्शन देखो एक बार, यहाँ से सेक्शन नंबर 36 क्या चीज़ दे रखी है? कोई भी पर्सन या तो जानबूझ के या फिर रेकलेसली मतलब निग्लिजेंटली ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है, ऐसी कोई भविष्यवाणी करता है, ऐसी कोई प्रॉमिस करता है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर बताना, ठीक है, जो कि मिसलीडिंग है, या फिर किसी फैक्ट को जानबूझ के छिपा लेता है, किसी फैक्ट को जानबूझ के
छिपा लेता है। इससे वो इंड्यूस कर रहा है किसी पर्सन को क्या काम करने के लिए, कि वो या तो सिक्योरिटीज़ को खरीद ले या डिस्पोज ऑफ कर दे। दूसरा, उनसे कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, आपका पैसा जो है ना वो डबल हो जाएगा, आपको हम लैपटॉप वगैरह फ्री देंगे, आपको हम ये एसेट वगैरह फ्री दे देंगे। ठीक है। तीसरा, एग्रीमेंट टू ऑब्टेन द लोन। लोन वगैरह को लेने के लिए आपने क्या किया, बैंक वालों से मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोले। ठीक है, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, सेक्शन नंबर 447। क्लियर है क्या, बताओ, यहाँ से कर लेना चाहिए, बहुत है, हो जाएगा। इसके बाद में आ रहा है हमारा सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 जो है ना, इसको बोला जाता है इट इज़ द गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं थी। आपको पता है सत्यम वाला घोटाला हुआ था बेटा, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनका छोटा छोटा अमाउंट अटक गया था। कॉमन हार्म होता है कई बार, एक कंपनी ने बहुत सारे लोगों को चीट किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। अब रूल क्या होता था पहले कि वो इन्वेस्टर मिलके केस फाइल नहीं कर सकते थे, उनको सेपरेटली कंपनी पे केस फाइल करना पड़ता था। ठीक है, अब सेपरेटली करेंगे भाई, कंपनी के पास तो बेस जो होता है ब्रॉड होता है, इन्वेस्टर के पास टाइम भी लिमिटेड है, तो जब भी हियरिंग होती उसको जाना पड़ता था, लॉयर अपॉइंट करने से लेकर के सारे खर्चे लगते थे, तो इट वाज इवन नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और जजेस का भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि अलग अलग जगह सेम चीज़ पर केस लॉ चल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिजिबल नहीं होता था, सिंगल इंडिविजुअल शेयर होल्डर हार मान जाता था और केस बंद कर देता था। ठीक है, सत्यम वाला जब घोटाला हुआ था तो रामलिंगम राजू था ना, जो मेन इसमें कल्प्रिट पाया गया था, 8,700 करोड़ कितने का उसने फ्रॉड किया था वहाँ पे। ठीक है, आज भी वो जेल में ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए गए, क्योंकि उस समय उन इन्वेस्टर्स को कोई रेमेडी नहीं मिली थी। कंपनीज एक्ट 1956 में क्लास एक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी कि आप मिल करके एक्शन नहीं ले सकते हो। अब क्या किया कंपनीज एक्ट 2013 ने, डेवलपमेंट ये किया कि अगर आप सब लोगों के साथ, सपोज करो एक कंपनी ने चीट किया, आप अकेले तो उस कंपनी से फाइट नहीं कर पाते, लेकिन क्या हुआ, आप सब मिल करके केस फाइल कर रहे हो और आप सबको हियरिंग में पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको रिप्रेजेंट करते हुए एक बंदा पहुंच सकता है। तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। जो खर्चा एक अकेला बंदा उठा रहा था सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये गिफ्ट दिया है हमें कंपनीज एक्ट 2013 ने। कौन कौन से सेक्शन, वही 3 जो अभी पढ़े, देखो, एक तो तुम्हारा क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, और एक ये फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग अ पर्सन टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। क्या बोला, ग्रुप एक्शन लिया जा सकता है किसके द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिव है किसके लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। एक बार यही टॉपिक देखते हैं ICI से। ये अपन ने जो पढ़ा है ना, इसके बाद ही आ रहा है एक्शन बाय इफेक्टेड पर्सन। कौन से सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 34, 35, 36। बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पहले सिर्फ वर्ड होता था एनी पर्सन, कंपनीज एक्ट 1956 में वर्ड क्या था, सिर्फ एनी पर्सन। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन वगैरह मिलकर के कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। ठीक है, 37 हैज पेव्ड वे फॉर क्लास एक्शन, और ये गिफ्ट है किसका, कंपनीज एक्ट 2013। क्लास एक्शन सूट इज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट हु हैज कॉज्ड कॉमन हार्म टू द एंटायर ग्रुप ऑफ द क्लास। सब लोगों को मिलकर के एक कंपनी ने धोखा दिया, तो सब मिलकर के केस फाइल कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट में। दिस इज नॉट लाइक अ कॉमन लिटिगेशन मेथड, जहां पर एक डिफेंडेंट केस फाइल करता है दूसरे के अगेंस्ट, व्हाइल बोथ द पार्टीज आर अवेलेबल इन द कोर्ट। इन केस ऑफ क्लास एक्शन सूट, the class or group of people filing the case need not be present in the court and can be represented by one petitioner। आप सब लोग जाओ वहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है, एक बंदा भी रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई कभी आप में से एक ने छुट्टी ले ली तो आपका नंबर कब आएगा, 30 दिन में एक बार, और अदरवाइज आपको 30 के 30 हियरिंग में जाना पड़ता। क्या हुआ देखो, बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ सूट इज दैट several people have been injured by one defendant and each of the injured person need not file a case separately, but all of them can file a one single case together against the defendant। defendant कौन है यहाँ पे, हमारा कंपनी। एक कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को चीट किया, तो वो सब मिलकर के कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नीड कब फील हुई थी, जब ये सत्यम स्कैम आया था, वेयर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर
cheated, and all such person had to lose their hard earned money invested in the stock market. बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ धोखा हुआ था और उनका पैसा डूब गया था और उन्हें कोई रेमेडी भी नहीं मिली थी उस समय. ड्यूरिंग दैट टाइम ये नीड फील हुई थी. It was felt that it was not at all viable and cost effective for a small shareholder to file a case independently against the defendant. shareholder के पास पैसा बहुत लिमिटेड है भाई, कंपनी बहुत बड़ा बेस है उसके आगे, कैसे लड़ेगा उसके साथ? मिल करके लड़ सकता है लेकिन. ठीक है, आगे क्या दिया? मिलियंस ऑफ चीटेड इन्वेस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर्म्ड अ लार्ज ग्रुप, और उन्होंने क्या किया? केस फाइल किया था अगेंस्ट द कंपनी, बट सिंस देयर वाज नो अवेलेबल लीगल रेमेडी, इन्हें कोई रेमेडी नहीं मिल पाई थी. इतना याद रख लेना बस. क्लास एक्शन है, मिल करके एक्शन लेंगे बस. बहुत सारे लोगों को चीट किया है, बहुत सारे लोग मिल करके एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट द सिंगल डिफेंडेंट, दैट इज द कंपनी. दिस इज नोन एज क्लास एक्शन. और कब इसकी जरूरत फील हुई थी? इन द सत्यम स्कैम. इतना बहुत है. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें. इस एग्जाम्पल को लेने से पहले एक चीज बताती हूँ आपको. प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपने क्या किया? पब्लिक से पैसा ले लिया. प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कोई गलत चीज़ लिखी है तो आप किसके लिए जिम्मेदार हो? उस पर्सन के लिए जिसने प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपकी कंपनी में पैसा लगाया. जो सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद रहा है आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो. जो सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो. आप सिर्फ उन बंदों के लिए जिम्मेदार हो जो प्रोस्पेक्टस के आधार पर अपनी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं. क्या लिखा है देखो, एक बार पढ़ो इसे. एम अप्लाइज फॉर इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है? मिस स्टेटमेंट. उसको शेयर्स अलॉट हो गए. आफ्टरवर्ड्स उसने क्या किया? ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए किसको? एन को. एन कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर रेसिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट, यस और नो? नहीं. सेकेंडरी मार्केट से ट्रेड किया है आपने भाई, आपको प्राइमरी अगर लाइबिलिटी है तभी आप कर सकते हो. प्रोस्पेक्टस के आधार पर अगर आपने शेयर खरीदे हैं तभी आप एक्शन ले सकते हो. तो कौन एक्शन ले सकता है? एम ले सकता है, एन नहीं ले सकता. आंसर पढ़ो क्या दिया है. नो, एन कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन फॉर रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग द शेयर्स फ्रॉम एम ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट मेड इन द प्रोस्पेक्टस. सेक्शन 37 ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट बिकम एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन. इट इज noteworthy that according to section number 37 suit may be filed or any action may be taken. आप इसके अंदर कोई एक्शन लेना चाहते हो ना तो कैसे लेना है? ओनली बाय द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर इफेक्टेड बाय द मिसलीडिंग स्टेटमेंट. ठीक है, देयरफॉर ओनली एम इज एलिजिबल टू फाइल अ सूट. अपने समझने के लिए एक इजी लाइन लिख लो. ओनली द पर्सन who has subscribed for the securities, on the basis of prospectus, ब्रैकेट में लिखना किस प्रोस्पेक्टस की बात कर रही हूँ? जिसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है ना. मिसलीडिंग डाल दो ब्रैकेट में, या मिस स्टेटमेंट डाल दो. मिस स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज. कैन ब्रिंग एन एक्शन अंडर सेक्शन 37. कैन ब्रिंग एन एक्शन अंडर सेक्शन 37. ठीक है. not the person who has purchased the shares from secondary market. Not the person who has purchased the shares from secondary market. आई थिंक समझ आ गई ना बात ये वाली? क्लियर है क्या? बताओ बच्चों. इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है अपना, सिर्फ डीमेटेलाइजेशन ऑफ शेयर्स. यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है डीमेट वाला, वो देख लेते हैं, खत्म करते हैं यूनिट को. फिर
सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म सेक्शन नंबर 29। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेना टॉपिक, सिर्फ ओवरव्यू दूंगी इसका। कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, कोई भी लिस्टेड कंपनी जो ऑफर लेके आई वो कंपनी, पब्लिक ऑफर वाली कंपनी, ठीक है, वो या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी, देन इट विल बी ओनली इन डीमेट फॉर्म, इट विल बी ओनली इन डीमेट फॉर्म। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकती है और चाहे तो डीमेट फॉर्म में भी कर सकती है। फिजिकल फॉर्म में करेगी तो उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा और डीमेट फॉर्म में करेगी तो उस पर डिपॉजिटरी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, जो कंपनी पब्लिक ऑफर दे रही हैं उनकी और उनकी जो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, जैसे मान लो 60% शेयर्स किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास है, तो वो भी किस में होने चाहिए, ओनली इन डीमेट फॉर्म। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रूल 9A लगता है, उनकी भी होल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ओनली इन डीमेट फॉर्म। अदर्स के लिए ऑप्शन है, अभी अदर्स में कौन आया तुम्हारा, बेसिकली प्राइवेट कंपनी, इनके पास ऑप्शन है, इनकी इच्छा पर है, ये चाहे तो डीमेट फॉर्म में रखें चाहे तो फिजिकल फॉर्म में रखें। फिजिकल फॉर्म में रखेंगे तो इन पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, कंपनीज एक्ट, और अगर डीमेट फॉर्म में रखा तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, डिपॉजिटरी एक्ट। ये जो रूल 9A आया था ना, ये बाद में आया था, अनलिस्टेड कंपनी के लिए रूल 9A आया था, ये बाद में आया था, तो ये रूल 9A का मैटर है यहाँ पर जो है। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018, इसको अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करनी है या ट्रांसफ़र करनी है तो कैसे करेगी, ओनली इन डीमेट फॉर्म, ओनली इन डीमेट फॉर्म। और जिसकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है इस डेट से पहले की, उसे एप्लीकेशन देनी है डिपॉजिटरी को और इनको क्या कराना है, डीमेट में कन्वर्ट कराना है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उनको भी क्या आप नहीं रख सकते फिजिकल में, क्या करवाना है आपको, कन्वर्ट कराना है, किसमें, डीमेट फॉर्म, ठीक है। अगर आपको ऐसा काम करवाना होता है तो आप क्या करते हो, आप एप्लीकेशन देते हो डिपॉजिटरी को, कंपनी एप्लीकेशन देती है डिपॉजिटरी को फॉर द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, और वो कंपनी को एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो वो ISIN नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इसे ROC के पास विद इन 60 days ऑफ आफ्टर द ईच हाफ ईयर PAS-6 फाइल करना पड़ता है। PAS-6 क्या होता है, इसमें आप शेयर कैपिटल और उसके चेंजेस की डिटेल देते हो, लिख लो PAS-6 में क्या जाएगा, डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स चेंजेस, डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स चेंजेस, डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स चेंजेस विद इन 60 days आफ्टर ईच हाफ ईयर। आपको क्या करना है, PAS-6 फाइल करना पड़ता है ROC के पास, शेयर कैपिटल और उसके वेरिएशन की डिटेल जाती है PAS-6 फॉर्म में। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो इसकी 3 ऑब्लिगेशन है बेटा, इसको 3 काम पूरे करने ज़रूरी हैं। अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और ये इशू या सिक्योरिटी लाना चाहती है, ट्रांसफ़र करना चाहती है, इसको 3 चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। पहला, इसको एनुअल फीस का टाइमली पेमेंट करना पड़ता है। एनुअल फीस किसको पे करेंगे भाई, आप सिक्योरिटीज़ का डीमेटलाइजेशन कर रहे हो ना, तो किसको करोगे, डिपॉजिटरी को करोगे। एक तो डिपॉजिटरी ऐसे थोड़ी ना काम करेगी, फीस चार्ज करती है डिपॉजिटरी, प्लस इंटरमीडियरीज होती है जैसे रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, इन लोगों को भी आपको एनुअल फीस का पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा। पहली ऑब्लिगेशन तो ये डाली कि अगर आप अपने शेयर्स का इशू करोगे डीमेट फॉर्म में तो आपको करना क्या है, एनुअल फीस का पेमेंट करना है टाइमली। किनको, डिपॉजिटरी को और इंटरमीडियरीज़ को। इंटरमीडियरीज़ कौन होती हैं, इंटरमीडियरीज़ में आपके मर्चेंट बैंकर आते हैं, रजिस्ट्रार टू एन इशू आता है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट आते हैं, वो सारे बंदे जो एक तरीके से पब्लिक इशू को हैंडल करते हैं। दूसरा क्या दिया आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके पास मेंटेन करनी है, कितने साल की, 2 years का पैसा इनके पास फीस का कैसे जाना चाहिए, एडवांस में। आप कहीं पे टेनेंट की तरह जाते हो तो वो भी तो आपसे रेंट एडवांस रखवाते हैं ना थोड़ा,
तो यहाँ पे भी पैसा रखना है एडवांस में। कितना? 2 साल का पैसा जो है वो एडवांस में आता है यहाँ पे। प्लस तीसरा, सेबी ने गाइडलाइन बना रखी है अगर कि आपको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटीज़ इशू करेगी तो वो किस तरीके से करने हैं, तो वो रेगुलेशन भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आप कोई बाईबैक नहीं कर सकते, कोई बोनस इशू नहीं ला सकते, कोई राइट इशू नहीं ला सकते। ये रूल 9A ने कहा, ये बाद में आया था 2/10/2018 से। उससे पहले कंपलसरी सिर्फ किसके लिए था? तुम्हारा लिस्टेड कंपनीज के लिए। फिर इसके बाद में रूल में क्या बोल दिया ये चीज़ कि भाई जो भी आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है 2 अक्टूबर 2018 के बाद में अगर सिक्योरिटी जारी करती है या ट्रांसफ़र करती है तो किस में होनी चाहिए? डीमेट फॉर्म में होने चाहिए। 3 रिक्वायरमेंट को पूरा करना ज़रूरी है। एनुअल फीस का टाइमली पेमेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इनके पास 2 साल के एडवांस में जमा कराओगे, और सेबी की गाइडलाइन भी आपके लिए बनी हुई है, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोला? अगर पहले की कोई सिक्योरिटीज़ है तो क्या करो? डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन दो और उनका डीमेटलाइजेशन करवाओ। मतलब फिजिकल को कन्वर्ट करवाना है किस में? डीमेट फॉर्म में। और आरओसी के पास एक आपको रिटर्न टाइप की फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, विदिन 60 डेज आफ्टर ईच हाफ ईयर। किस में करनी होती है? पैस नंबर 6 में। तो ये मैंने ओवरऑल व्यू तो आपको बता दिया। एमसीक्यू के हिसाब से 1-2 लाइनें इस टॉपिक में अंडरलाइन करेंगे, ज़्यादा याद नहीं करना इस टॉपिक में, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से 1-2 लाइनें अंडरलाइन करनी है, वो देख लो बस। जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये है कि भाई अगर आपकी पब्लिक ऑफर ला रही है कोई कंपनी, वो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो, उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। उनकी सिक्योरिटीज़ किस में होनी चाहिए? हमेशा डीमेट फॉर्म में ही होनी चाहिए। ये वाला पेज नंबर 3.11 है बेटा, है ना? बाकी जितना मैटर वहाँ दिया है उतना कर लेना। मैं सिर्फ कुछ लाइनें अंडरलाइन करवा रही हूँ बेटा, जो आपके एमसीक्यू में पूछ ले तो आप कर सको, बस यही है पर्पज़ अभी इसका। रूल 9 इतना सा कहता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग भी है ना, तो वो भी किस में होनी चाहिए? डीमेट फॉर्म में। पब्लिक ऑफर लेके आओगे तो सारी चीज़ें किस में होंगी? डीमेट फॉर्म में। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी अब कंपलसरी है किस में? डीमेट फॉर्म में। ऑप्शन सिर्फ किसके पास है? प्राइवेट कंपनी के पास है, और वो भी चाहे तो रख सकती है डीमेट में, मना नहीं है, ऑप्शन दिया है उसको। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर डीमेट में होता है ना तो बेटा फ्रॉड वगैरह कम होते हैं। पहले होता था ना कि भाई ट्रांसफ़र डीड फॉर्ज्ड है ना, जाली सिग्नेचर है, ये है वो है, कि ट्रांसफ़र जेन्युइन है या नहीं है, वो सारे केस ख़त्म हो गए डीमेटलाइजेशन के बाद में, निग्लिजिबल। एक तो लाइन ये अंडरलाइन करो, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसमें दिखा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अंडरलाइन करो, एक्सक्लूडिंग अ निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और होली ऑन सब्सिडरी शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। 3 को एग्जाम्प्ट कर रखा है, ये याद कर लेना। कौन? निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी। ठीक है, आगे क्या दिया? अगर ट्रांसफ़र करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, ऑल द एग्जिस्टिंग हैज़ टू बी इन डीमेट फॉर्म, कुछ नहीं लेना। ऑब्लिगेशन 3 पढ़ाई थी, याद करो। क्या थी अनलिस्टेड कंपनी की ऑब्लिगेशन? टाइमली पेमेंट फीस का जाएगा, किसको जाएगा? डिपॉजिटरी को, रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, इनको जाएगा, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2 साल की देनी है, बताया था ना। इट मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम्स नॉट लेस देन 2 years फीस विद डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू इशू और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। और अगर कोई रेगुलेशन आई है सेबी की इन रिस्पेक्ट ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो वो भी आपको फॉलो करनी है। अगर फॉलो नहीं किया तो आप कोई भी बोनस इशू, राइट इशू वगैरह, बाईबैक वगैरह नहीं ला पाओगे, प्रोहिबिशन आ गया। ये चीज़ तो अपने उसमें कवर्ड थी। रजिस्ट्रार के पास हमने फाइल करना है पैस 6, आया था ना, फॉर्म नंबर पैस 6 विद इन 60 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द हाफ ईयर। इसके ऊपर ये एक तरीके से सर्टिफाइड करते हैं कि ये कैपिटल है हमारी और इसमें ये चेंजेस हुए हैं, और इसको प्रोफेशनल बंदा सर्टिफाई करता है, CACS इन प्रैक्टिस। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? ये अंडरलाइन कर लो, IEPF। सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर इनको कोई शिकायत है तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? IEPF।
IEPF इनकी बातों को सुनेगा और एक्शन लेगा। एक्शन किसके अगेंस्ट में लेगा? देखो, डिपॉजिटरी के अगेंस्ट में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट में, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट, विद कंसल्टेशन विद सेबी, विद कंसल्टेशन विद सेबी। अब ये लास्ट पॉइंट किसके लिए बात करेगा? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? ये कन्वर्ट कर सकती है चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेट फॉर्म में, और चाहे तो किस में कर सकती है? कंटिन्यू फिजिकल फॉर्म में। इनके पास ऑप्शन है। अगर ये डीमेट फॉर्म में करेगी तो डिपॉजिटरी एक्ट फॉलो करना है, और अगर ये आपकी फिजिकल फॉर्म में करेगी तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। माइंड में तो इतनी चीज़ रखनी है कि भाई पब्लिक ऑफर लेके आओगे, डीमेट कंपलसरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसके लिए भी 9A में डीमेट कंपलसरी है। ऑप्शन सिर्फ अदर्स के लिए। अदर्स में कौन बची? तुम्हारी प्राइवेट कंपनी। वो चाहे तो फिजिकल में होल्ड करे और चाहे तो डीमेट में करे। फिजिकल में करेगी तो क्या लगेगा? हमारा कंपनीज एक्ट, है ना। और अगर डीमेट में करेगी तो क्या लग जाएगा? डिपॉजिटरी एक्ट लग जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? बताओ मुझे ये चीज़। और इसमें छोटी छोटी सी एक दो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कराई है, वो कराई है सिर्फ MCQ के लिए, कि निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। वो उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो डीमेट फॉर्म में रखे, वो फिजिकल में भी रख सकती है। और एक नंबर वाली जिक्र आया होगा, MCQ में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन देते ना, ISIN नंबर आ रहा है कहीं, ये रहा, इसको करना। एक बार ये पूछ सकता है आपसे MCQ में कि अगर कोई कंपनी है ना बेटा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, डीमेटलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन देगी, किसको देगी? डिपॉजिटरी को। तो डिपॉजिटरी क्या है? इनको एक नंबर देता है, ISIN नंबर। और ये किसके लिए होता है? फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइज ये नंबर दिया जाता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप एप्लीकेशन देते हो डिपॉजिटरी को कि हमारे शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर दो, तो सिक्योरिटी वाइज वो आपको एक नंबर अलॉट करते हैं, जिसको बोलते हैं ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ISIN वगैरह की फुल फॉर्म या ऐसा कुछ MCQ में आ जाए तो आप फंसोगे नहीं, इसलिए मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा यहाँ से भी करवा दिया आपको। क्लियर है क्या बेटा? बताओ मुझे। इसमें छोटा सा एक टॉपिक बचा है जो यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें सीधे कहाँ दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में। हमारे टॉपिक में कहीं भी कवर्ड नहीं है। यूनिट के बिल्कुल एंड में आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। What are the various instances which make the allotment of securities as irregular allotment? ये आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ये अपने कहीं भी कोर्स कंटेंट में नहीं था आगे, बट इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया और पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो अपन को यहीं से करना है ये क्वेश्चन नंबर 1। इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाता है इफ इट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 23, 26, 39, 40, इनके अगेंस्ट में होता है तो इसको इरेगुलर अलॉटमेंट मान देते हैं। मतलब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया और पब्लिक ऑफर दे दिया, इरेगुलर अलॉटमेंट पहला केस। दूसरा, प्रोस्पेक्टस दिया लेकिन उसके अंदर सेक्शन 26 के मैटर्स इंक्लूडेड नहीं है, था ना, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आनी चाहिए सेबी इन कंसल्टेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताई है वो नहीं है। एक तो बिना प्रोस्पेक्टस के पब्लिक ऑफर दे दिया, इरेगुलर अलॉटमेंट। दूसरा क्या है, उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट आने चाहिए थे वो नहीं दिए। तीसरा क्या कहता है, प्रोस्पेक्टस की कॉपी पहले फाइल होनी चाहिए ROC के पास, उसके बाद पब्लिक में जाती है, और वो 90 दिन का वैलिडिटी पीरियड था, याद आ रहा है। तो बिना ROC को फाइल किया आपने क्या किया, पब्लिक में चले गए, इरेगुलर अलॉटमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आया, शेयर्स अलॉट कर दिए, इरेगुलर अलॉटमेंट। मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आया, शेयर्स अलॉट कर दिए, इरेगुलर अलॉटमेंट। या फिर आपने लिस्टिंग के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और स्टॉक एक्सचेंज से आपको परमिशन नहीं मिली, फिर भी आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, इरेगुलर अलॉटमेंट। क्लियर है क्या बेटा? बताओ। ये क्वेश्चन यहाँ से करके ज़रूर जाना, आगे कोर्स कंटेंट में नहीं है पर पूछता है एग्जाम में। एक ऐसा ही क्वेश्चन और डाला है इन्होंने, एक्सपर्ट का ओपिनियन। सिर्फ 2-3 पॉइंट है उसमें कि एक्सपर्ट कब अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। क्वेश्चन मिले तो मुझे भी बताओ, ऐसा कुछ 9 ही था, ये रहा, हाँ यही है। इसमें आपसे पूछा यही गया है बेसिकली, आपको वो सर्कमस्टेंसेस बताने जब एक्सपर्ट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है।
एक्सपर्ट अपनी लाइबिलिटी से कब बच सकता है? ये पॉइंट्स आपको बुक में नहीं दिए हुए थे, यहीं से लेने हैं। ये क्वेश्चन यहीं से करोगे तभी कवर होगा ये टॉपिक। क्या दिया है देखो, एक्सपर्ट कब बच सकता है? जब वो ये बता दे कि भाई मैंने कंसेंट दी तो थी, लेकिन इससे पहले कि इसकी कॉपी जारी होती मैंने अपनी कंसेंट वापस ले ली, ये बच जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सबके लिए कॉमन था, एक्सपर्ट के लिए नहीं था बेटा। वो उसके लिए था, डायरेक्टर लाइबिलिटी से बचना चाहते हो ना, सिविल लाइबिलिटी से बचना चाहते हो तो 3 ग्राउंड थे, उनमें आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे अकेला किसके लिए पूछा गया है? एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला? ऐसी चीज़ें तुमने वहाँ पढ़ी है, आई एग्री, लेकिन यहाँ पे दोबारा एक बार पढ़ लो। अगर वो प्रूव कर देता है कि प्रोस्पेक्टस मेरी जानकारी के बिना जारी हुआ और पता चलने के बाद मैंने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया था, तो वो बच जाएगा। केस दिमाग में फिट करा रही हूँ कि ये केसेस में वो बच सकता है एक्सपर्ट। तीसरा केस क्या करता है? एक्सपर्ट ये कहता है कि मैंने स्टेटमेंट तो दिया था बट कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट की तरह नहीं दिया था। मैंने कहा था ना, गाड़ी में जा रहे थे, सीए दोस्त है उसका डायरेक्टर, ऐसे ही पूछा, उसने कुछ बता दिया, तो भाई एक्सपर्ट की कैपेसिटी में स्टेटमेंट थोड़ी ना दिया है, तो वो लाइबल नहीं है। और फोर्थ पॉइंट के साइड में लिख लेना, ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, and I had reasonable ground to believe, and I had reasonable ground to believe that the statement is correct, that the statement is correct, true and correct to the best of my knowledge। मेरे जानकारी में बिल्कुल सही था और मेरे पास ये जानने का उचित आधार था, मानने का उचित आधार था कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर हुई ये चीज़ की नहीं हुई? बताओ बेटा, आपको करना क्या है इसमें? देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, पीछे की साइड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं रेकलेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के, रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए 550 इन्वेस्टर्स को बिना प्रोस्पेक्टस जारी किए। सही है कि गलत है ये बता दो। प्राइवेट प्लेसमेंट 500 तक ही तो होता है, 500 से ऊपर तो पब्लिक ऑफर मान लेते हैं कि नहीं मान लेते? इरेगुलर अलॉटमेंट है कि नहीं है? बताओ मुझे। तो इट इज़ नॉट गुड और इसे वॉइड माना जाएगा। हाँ, 200 होता है, सॉरी। इसमें एक पॉइंट इसका और भी आया बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ और ये आप अच्छे से करना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, देखो, पहले वाला जब तक पूरा नहीं होता दूसरा इशू नहीं ला सकते। तो इसमें यही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा कि पहले वाला जब तक पूरा नहीं हुआ ना, आप दूसरा लेके आओगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। 200 की लिमिट के अंदर, जैसे मान लो आप पहले तो लाए 50 का, अब फिर नेक्स्ट 50 लेके आ रहे हो, पर पहला वाला 50 जो है ना वो पूरा हो जाना चाहिए, या तो उसके बिहाफ पे अलॉटमेंट हो जाए, या वो विड्रॉ हो जाए, या अबंडन हो जाए, है ना। उससे पहले आप दूसरे के लिए नहीं ला सकते। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी। एक बार इसको कर ज़रूर लेना, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपन यूनिट वाइंड अप करिए, कल से अपन अदर लॉज का वो पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कल ले लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स स्टार्ट करेंगे कल। हाँ, मैंने भेज दिए नोट्स आपको, सेंड है, और उन सबकी एक साथ ही निकलवा लो, बार बार क्या जाओगे, है ना। तो उनकी एक साथ निकलवा लो, क्योंकि अब लगातार ही चलेंगी ये चीज़ें। अपन ओवर करते हैं फिर यहाँ पे ना। और किसी की कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो। यूनिट वाइंड अप करिए अपन ने आज, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ वाली। दीक्षा, तुषार, कीर्ति, कोई डाउट है बेटा? अर्पित, अर्णव, एनीवन? नहीं तो चलो फिर बेटा वाइंड अप करते हैं ना।